अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। संस्कृत के श्लोक का अर्थ होता है कि जहां नारी या स्त्री की पूजा होती है, उनका सम्मान होता है, वहां देवता वास करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि ये श्लोक सिर्फ ग्रंथों में लिखा रह गया। असल जिंदगी में हम इस पर अमल नहीं करते। पूरे विश्व में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित देशों की सूची में भारत का स्थान 87वें नंबर पर आता है। घर की चार दीवारी से लेकर घर के बाहर तक हमारी माएं, बहनें और बेटियां सुरक्षित नहीं रह गई। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। क्राइम अलर्ट की आज की कहानी कानपुर की रहने वाली 23 वर्षीय रेनू की है, जिसका दिन दहाड़े कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया। कौन थे ये लोग और क्या दुश्मनी थी इनकी रेनू के साथ? इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आइए रेनू की कहानी को विस्तार से देखते हैं। पापा, आप क्यों आए? किशन भैया को भेज दिया होता। बेटा किशन तो है, लेकिन आज मैंने सोचा कि अपनी बेटिया को अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाऊंगा। बेटा 2 महीने बाद तुम्हारा आईएएस का इंटरव्यू है। बस एक बार वो अच्छे से निकल जाए तो तुम मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दोगी। क्यों इंटरव्यू अच्छे से नहीं निकलेगा पापा? आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है? अरे नहीं नहीं, मुझे तो पूरा भरोसा है तुम पर। तुम आईएएस ऑफिसर बनकर ही दिखाओगे। लेकिन क्या हुआ पापा? आप चुप क्यों हो गए? अरे बस मैं वो याद कर रहा था जब तूने पहली बार मुझसे कहा था ना कि तुझे आईएएस की एग्जाम देनी है। उस वक्त मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ था। मुझे लगा था कि शायद तुम्हारी ये लाचारी तुम्हारे सपनों के आड़े आएगी। पापा बेटा, काश आज तुम्हारी माँ जिंदा होती, कितना खुश होती। आज शाम यक्ष के 14 रूपों को समाप्त करने निकले हनुमान। तुम ना बस ऐसे ही बैठे रहो। वो लड़की जिस दिन अफसर बन गई ना, हमारा बोरिया बिस्तर बांध के इस घर से बाहर निकलवा देगी हमें। तुम खुद कुछ काम धाम करते तो हो नहीं, अकेला ये घर कम से कम तो है हमारे पास। और वैसे भी माँ के जाने के बाद रेनू और पापा के अलावा हम दोनों ही तो इस घर में रहते हैं। दीदी तो वैसे भी इलाहाबाद में रहती। और रेनू के जाने के बाद ये घर हमारा ही तो होगा। क्यों? ऐसे मुझ पे छोड़ो। इस घर से रेनू की विदाई बहुत जल्द होगी। अरे अब तो चाय बना दो। कौन है वहां? रेनू! लगता है सारिका आ गई। साली साहिबा, इतनी सुंदर बनके कहाँ जा रही हैं? वो दीदी, मैं सारिका के साथ बाहर जा रही हूँ, कुछ देर में लौट आऊंगी। ठीक है। जरा संभल के जाइएगा, बीच में सुनसान रास्ते हैं और रास्ते पे जंगली जानवर भी हैं। और ये ठहरी मेरी छोटी साली,
तो जरा ख्याल रखिएगा। कितनी देर से हॉर्न बजा रही है? कुछ देर इंतजार नहीं कर सकती थी? पापा, मुझे लगता है कि हमें रेनू की शादी जल्दी फिक्स करा देनी चाहिए। माधुरी ठीक कह रही है पापा, हमें शादी में देर नहीं करनी चाहिए। शादी अभी नहीं, 2 महीने बाद रेनू का इंटरव्यू है। ईश्वर ने चाहा ना तो वो जरूर क्वालिफाई कर जाएगी, और एक बार मेरी बेटी IAS ऑफिसर बन जाए ना तो देखना, उसके लिए लड़कों की कोई कमी नहीं रहेगी। कल मैंने घर में उसके लिए एक पूजा रखवाई, तो तुम दोनों कुमुद और प्रमोद को याद से बुलवा लेना। ठीक है पापा। अरे, इसने तो हमारे सामने गाड़ी खड़ी कर दी। अरे मुबारक हो, 2 महीने बाद आप अफसर बन जाएंगी। अगर घूमना ही है तो हमारी बाइक पे चलो, घुमा देते हैं आपको। देखो सूरज, हमें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। अपनी हद में रहो तुम। मैडम, प्यार करते हैं आपसे, और जब तक आप मानेंगी नहीं ना, अपनी हद में रहकर कोशिश भी करते रहेंगे। चलो सारिका। अरे यार, तेरी साली तो ऑफिसर बनने वाली है। अबे रिटन एग्जाम निकालने से कोई ऑफिसर नहीं बन जाता, समझा? 2 महीने के बाद इंटरव्यू है, तब पता चलेगा। अगर तेरी साली ऑफिसर बन गई तो तेरी सारी अय्याशी खत्म। 2 महीने बचे हैं, जितनी ऐश करनी है ससुराल में कर ले। कल की सारी तैयारियां हो गई है ना? पंडित जी को बुला लिया है? जी पापा। और ये सोमनाथ कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पापा वो किसी काम से बाहर गया। काम से? रेनू, रुक जाइए पापा, कोई नहीं आएगा, मैं खुद उठ जाऊंगी। आजा, बैठ 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 बैठ। रेनू बेटा, तुम्हारा इंटरव्यू अच्छे से हो जाए, इसके लिए कल मैंने पूजा रखवाई। जी पापा। नमस्ते पापा जी। अरे प्रमोद, आओ आओ बेटा, आओ आओ। कैसी है आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? सब ठीक है। बहुत कठिन सफर होता है यहाँ तक आना। कैसी हो रेनू तुम? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। सिर्फ अपनी बड़ी दीदी के गले लगोगी, बड़े जीजाजी के नहीं? मिलूंगी ना जीजाजी। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। लेकिन मैं आपसे नाराज हूँ। क्यों भाई? इतने दिनों बाद आप और दीदी घर आ रहे हैं। अरे रेनू, इस बार मैं पूरे 7 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ। इन 7 दिनों में चाहे जितनी बातें करो, लड़ाई करो या जो करना है करो, ठीक है? ठीक।
हाँ मैं तुमसे बोल। किशन साहब आप क्या देख रहे थे तुम? क्या कर रहे थे तुम? ऐसी नीच हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे अपनी उम्र का तो लिहाज किया होता। बेटी की उम्र की है तुम्हारी वो। साहब अगर पापा जी को पता चल गया ना तो पुलिस के हवाले कर देंगे तुम्हें, समझे? मैं वादा करता हूँ साहब, आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। साहब मैं ऐसे चला जाऊंगा, मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए साहब। ठीक है, अभी तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आइंदा से ऐसी हरकत की ना तो मैं खुद पुलिस को बुलाकर उसके हवाले कर दूंगा और मैं मारूंगा अलग से, समझे? भाग यहां से। हुआ तो नहीं तुम्हें? दीदी तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना बेटा? नहीं दीदी। शुक्र है भगवान का जो प्रमोद जी ने वक्त रहते देख लिया, वरना आज न जाने क्या अनर्थ हो जाता। हाँ, इस बार अनर्थ होने से बच गया, लेकिन ये डर तो हमेशा लगा ही रहेगा ना। और ये जरूरी तो नहीं है ना कि हम में से कोई हमेशा आके इसे बचा ले। कहना क्या चाहते हो सोना? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो लड़की अपना ख्याल नहीं रख सकती वो अकेले क्या जिएगी इस दुनिया में? जरा आप सोचिए, अगर कल को इसकी नौकरी लग गई तो हम तो हमेशा इसके साथ रहेंगे नहीं इसे बचाने के लिए। देखिए मेरी बात मानिए, इसकी शादी कर दीजिए, कम से कम पति तो रहेगा ना इसके साथ। और माफ कीजिएगा बाबूजी, एक नेत्रहीन लड़की कभी आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकती। ठीक कहा जीजाजी आपने, एक अंधा इंसान कभी कुछ नहीं बन सकता। शायद आपने बेनी जोफेन या फिर गोपाल कृष्ण तिवारी, इन लोगों के नाम नहीं सुने। ये वो लोग हैं जो अंधे होने के बावजूद आईएएस ऑफिसर बने। जानते हैं क्यों? क्योंकि इंसान अपनी आंखों से नहीं हारता, बल्कि मन से हारता है। और मैं अपना मन बना चुकी हूँ। मुझे अपने सपनों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं अपने पापा का नाम रोशन करके ही रहूंगी। शाबाश रेनू। अब बताइए सोमनाथ जी, रेनू के किसी बात का जवाब है आपके पास? आपको एक बात बता दूं, हमारी रेनू को कम मत आती है, बहुत बहादुर है वो, और मुझे पूरा यकीन है कि रेनू हम सबको एक दिन आईएएस बन के दिखाएगी। बेनो जिफेन देश की पहली ऐसी आईएफएस अधिकारी है जो देख पाने में पूर्णतः असमर्थ है, और रेनू इन्हें अपना आदर्श बना चुकी थी। और इन्हीं से प्रेरणा लेकर वो खुद की लाचारी को अपनी ताकत बना रही थी। बचपन से ही ना देख पाने का मलाल रेनू को कतई नहीं था, और रेनू की सबसे बड़ी ताकत थी उसके पिता, जिन्होंने उसे कभी हार नहीं मानने की सीख दी थी। जीवन में आपके सामने हजारों मुश्किलें आ जाए, लेकिन यदि अपनों का साथ हो तो आप उन मुश्किलों का सामना डटकर कर सकते हैं, और उन मुश्किलों से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता भी ढूंढ लेते। लेकिन यदि आपके अपने ही आपके रास्ते का कांटा बन जाए तो? जी हाँ, रेनू के कुछ अपने ही रेनू की सफलता से खुश नहीं थे। वो रेनू को आगे बढ़ने से रोकना चाहते थे। अब सवाल ये था कि क्या ये लोग रेनू को उसके सपनों को साकार करने से रोक पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रेनू रुक जाएगी? कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। बस सुबह हुई नहीं कि घर से बाहर चलो। अरे कम से कम दीदी और जीजा जी के सामने तो दिखावा कर लो कि तुम इस घर का, रेनू का और पापा का ख्याल रख सकते हो। तुम समझते क्यों नहीं कि सिर्फ 2 महीने रह गए हैं उसको अफसर बनने में? हमें कुछ भी करके उसे रोकना होगा। Are you getting? तुम हमेशा एक ही सुर में रहती हो। अरे 2 महीने हैं ना अपने पास, तुम चिंता मत करो। 2 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। और हाँ,
कि तुम थोड़ा पूजा पाठ शुरू करो और भगवान से मनाओ कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि वो इंटरव्यू दे ही ना पाए। अब सुनो, वो तूने चेन देखी क्या? मैंने वो चल गया, तुम्हारा कोई काम नहीं। अरे पहले तो सब रेनू, नमस्ते जीजा जी। नमस्ते सारिका। नमस्ते जीजी। दीदी, वो मैं सारिका के साथ जरा बाजार तक जा रही हूँ। ठीक है। अरे सारिका बेटा, आप गाड़ी आराम से चलाना। बाय। ये क्या सुबह सुबह तुमने पहन रखा है? जाके साड़ी चेंज करो ना। क्या खराबी है साड़ी में? खराबी कुछ नहीं मैडम, इसमें मेरी कुमुद अच्छी नहीं लगी, समझी? ठीक है। अरे हाँ, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, तो मेरे सारे पेपर्स दे दो। हो सकता है रात में मुझे लेट हो जाए, चिंता मत करना। चलो आ जाओ, पेपर दे दो। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? रेनू, सूरज है। देखो सूरज, हमारे पापा तुम्हारे पापा को जानते हैं और हम नहीं चाहते कि हमें तुम्हारी शिकायत उनसे करनी पड़े, लेकिन अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो हमें तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन लेना होगा। नहीं नहीं रेनू, मैं तुम्हें यहाँ परेशान करने नहीं आया हूँ। मैं तो तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तुम अपने इंटरव्यू में सफल हो जाओगी, और इसलिए मैं तुम्हें ये तोहफा देना चाहता हूँ। दोबारा मुझे छूने की गलती मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज तुमने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है। चलो सारिका। क्या सुंदर लगती है यार ये। भाई बुरा ना मान तो एक बात बोलूं, तेरी साली से ज्यादा सुंदर लगती है। अरे भाई बुरा क्यों मान, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया। सुंदर का तो पता नहीं, लेकिन बहुत जल्द ये मेरे लाइफ को बदसूरत करने वाले हैं। रोज का हो गया, रोज रोज बीवी उसकी वजह से सुनाती है। अब वो ऑफिसर बनने वाली है तो मैं क्या करूं? तो रोक ले उसे ऑफिसर बनने से। जिस दिन तेरी साली ऑफिसर बन गई तो उस घर से सबसे पहले वो तुझे ही निकालेगी। क्या? कब? कैसे? किसने? पता नहीं, कुछ लोग उसे उठा के लेके गए। मैं पुलिस के पास जाता हूँ, मैं पुलिस के पास जाता हूँ।
यहाँ से। किस तरफ गई होगी? वाह। उस तरफ, जल्दी चलो। प्लीज शांत हो जाओ, वो मिल जाएगी। पापा गए हैं ना, चिंता मत करो। क्या हुआ? तुम लोग रो क्यों रही हो? किसी ने रेनू को किडनैप कर लिया। क्या? हाँ, पता नहीं वो कहाँ होगी। पापा गए हैं पुलिस स्टेशन। आप भी प्लीज कुछ करिए, पता नहीं मेरी रेनू किस हाल में होगी। अच्छा देखो देखो, तुम घबराओ मत, मैं भी जाकर देखता हूँ। रो मत तुम, है ठीक है? ये गाड़ी के टायर के निशान है, लगता है गाड़ी इधर ही गई। आइए सर, इधर आइए। पापा! ये चप्पल, ये रेनू की चप्पल है। ये रेनू। ये चेन किसकी है? ये चेन तो रेनू रेनू। मुझे बहुत डर लग रहा है। एक ऐसी लड़की जिसने अपनी लाचारी के आगे कभी हार नहीं मानी, जिसने अपने आसपास के लोगों की नकारात्मक सोच के आगे कभी घुटने नहीं टेके, उस लड़की को दो दरिंदे अपनी हवस का शिकार बना दे। हमारे समाज में मौजूद ऐसे हैवानों के लिए किसी लड़की की बेबसी कोई मायने नहीं रखती। एक औरत के ही कोख से जन्मे ये राक्षस उसी कोख को अपनी नीच हरकतों से अपमानित कर देते। रेनू देख नहीं सकती और इन हैवानों ने रेनू की इसी बात का फायदा उठाया। अब सवाल ये था कि आखिर ये दरिंदे थे कौन? क्या दुश्मनी थी इनकी रेनू के साथ? पुलिस के हाथों एक पुख्ता सबूत लगा था, लेकिन क्या ये सबूत उन्हें अपराधियों तक ले जाएगा? क्या अदालत से दोषियों को सजा मिल पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रेनू इस हादसे के सदमे से उभर पाएगी? मजा बहुत आया यार। मजा आया ना? कहा था ना मजा आएगा। भाई मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझे आ रही नींद, मैं जा रहा हूँ सोने। मैं भी थक गया यार, आज इधर ही सोएगा अपने भाई के साथ। ये चेन तुम्हारी है? हाँ हाँ मेरी ही है, लेकिन इसे पहनना कोई अपराध है क्या? चेन पहनना अपराध नहीं है, लेकिन जहाँ पे अपराध हुआ है ना, तेरी चेन वहीं पे गिरी हुई मिली। इंस्पेक्टर साहब मैं कुछ समझा नहीं। इंस्पेक्टर साहब ये ऐसे नहीं मानेगा, आप अपना तरीका इस्तेमाल कीजिए। इंस्पेक्टर साहब मेरा कसूर क्या है? अपनी छोटी साली रेनू का रेप करके अनजान बन रहा है। मैं कुछ समझा नहीं इंस्पेक्टर साहब। थाने चल, तुझे सब याद आ जाएगा। ले लो इसे भी, चल। जीजा जी वो कहाँ है? बोलिए ना जीजा जी वो कहाँ है? जहां पर होना चाहिए था उस घटिया आदमी को, जिसको हमने घर में रहने की जगह दी, उसी ने हमारे घर की इज्जत पे हाथ डाला। मेरी बच्ची का जीवन बर्बाद कर दिया उस नौकरी के आदमी ने। फांसी की सजा भी कम होगी उस कमीने के लिए। पापा ये ऐसा नहीं कर सकते, मेरी बात का यकीन करो रे, प्लीज इसे बचा लो रेनू। माधुरी तुम्हें ऐसा कहते हो शर्म नहीं आती? मेरा कहना मानो तो उस आदमी से अपने सारे संबंध खत्म कर लो।
अब तो जो कुछ भी करना होगा उस घटिया आदमी का पुलिस करेगी। चुपचाप अपना मुंह खोल दे, वरना मैं रुकने वाला नहीं हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैंने रेनू के साथ कुछ गलत नहीं किया। आप संतोष से पूछिए ना। संतोष, बताना यार। सर ये लीजिए फाइल। मेरी कॉल डिटेल तो शहर के अंदर की है, जबकि रेप शहर के बाहर हुआ। मैं तब से यही तो कह रहा हूं सर। उस दिन हम घर पे ही थे और शाम को पिक्चर देखने गए। अब वहां से जब लौटा तो आप सीधे उठा के यहाँ ले आए। मेरा यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने रेनू के साथ कुछ नहीं किया। बेटा 2 महीने बाद तुम्हारा आईएएस का इंटरव्यू है। बस एक बार वो अच्छे से निकल जाए तो तुम मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दोगी। सोचा नहीं था ऐसा भी दिन देखना होगा। रेनू इस हादसे के बाद पूरी तरह से टूट गई। सोमनाथ की हरकतों से तो पहले से ही डर लगता था, लेकिन ऐसा कुछ करेगा कभी सोचा भी नहीं था। उस नीच इंसान को अपने किए की सजा जरूर मिल गई होगी अब तक तो पुलिस वालों ने मार मार के उसके हाथ पैर तोड़ दिए होंगे। अच्छा सुनो, अच्छा कुमुद, कल सुबह हमें घर के लिए निकलना होगा। एक बहुत जरूरी काम है। कल? मैं रेनू को इस हालत में छोड़ के कहीं नहीं जा सकती, और पापा को भी तो मेरी जरूरत है। अरे कुमुद कोई बात नहीं, मैं अकेले चला जाऊंगा, तुम रहो ना यहाँ पे। पापा और रेनू का ख्याल रखना, मैं अकेले चला जाऊंगा। ठीक है, लेकिन जाने से पहले रेनू से एक बार जरूर मिल लीजिएगा। हाँ मिलना तो पड़ेगा ही, बहुत टूट गई है बेचारी। देखो बेटा, जो होना था वो तो हो गया, अब रो कर क्या होता है। अब जो कुछ भी हुआ है उसे एक बुरे सपने की तरह भूलने की कोशिश करो। हिम्मत रखना होगा, तुम एक बहादुर लड़की हो रेनू, अपने आप को संभालो, मजबूत बनो तुम। रेनू, मुझे कल जाना है, मुझे तैयारी करनी है, ठीक है? तुम अपना ध्यान रखना। हाँ देखो ज्यादा रोना वोना मत। हाँ ठीक है, मिलते हैं। अपनी शर्ट उतारो। मैंने कहा शर्ट उतारो अपनी। जल्दी। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। रेनू, कुछ खा ले बेटा, पापा ने भी कुछ नहीं खाया। मैं समझ सकती हूँ तेरे पर क्या बीत रही। दीदी, वो सोमनाथ जीजा नहीं थे, वो कोई और था। कोई और था? कौन था वो? वो प्रमोद जीजा जी थे। नहीं नहीं रेनू,
तू होश में तो है ना? तू क्या बोल रही है? दीदी, मैंने अपने बचाव में उस इंसान के शरीर पर एक घाव कर दिया था। आज जब प्रमोद जीजा मुझसे मिलने आए तो मैंने उनके शरीर पर वही घाव महसूस किए। दीदी, मुझे लगता है कि सोमनाथ जीजा को फंसाया जा रहा है। वो चाहे जैसे भी हो, पर उन्होंने मुझे इतने सालों में एक बार भी हाथ नहीं लगाया। रेनू, मुझे लगता है तुझे कोई गलतफहमी हुई है। मैं समझ सकती हूँ कि आपके लिए ये सब मानना कितना मुश्किल है, बल्कि मुझे भी यकीन नहीं होता है कि प्रमोद जीजा मेरे साथ ऐसा कर सकते। लेकिन शायद इसी विश्वास को उन्होंने तोड़ दिया है। आप एक बार पता करने की कोशिश तो कीजिए कि उनके शरीर पर वो घाव आए कहां से, फिर आप मुझ पर विश्वास करना। अब फैसला आपके हाथों में। एक दरिंदा किसी का पति या जीजाजी नहीं होता। एक दरिंदा सिर्फ एक दरिंदा होता है। हाँ कुमुद, यार कल सुबह मुझे निकलना है ना, तो मैंने सोचा पैकिंग कर लेता हूँ। अच्छा, आज सुबह जो आपने शर्ट पहनी थी वो कहाँ पर है? वो फट गई थी, तो मैंने बाजार से दूसरी खरीद के पहन ली। फट गई थी? कैसे? अरे यार, एक गाड़ी वाले ने मुझे टक्कर मार दी। ये तो भगवान का शुक्र है कि मैं ठीक ठाक हूँ, तुम चिंता मत करो। कहीं चोट लगी? हाँ यार, कंधे पे थोड़ी सी चोट लग गई थी, लेकिन छोड़ो ना वो सब तुम। अरे यार, कल सुबह मुझे निकलना है, मुझे सोना भी है, नींद पूरी करने दो प्लीज, नहीं तो बहुत तकलीफ हो जाएगी। सिर्फ अपनी बड़ी दीदी के गले लगूंगी, बड़े जीजाजी की नहीं। ले लूंगी ना जीजाजी। अच्छा कुमुद, मैं चलता हूँ। हाँ अच्छा पापा, मैं चलता हूँ, गाड़ी का टाइम हो रहा है। अपनी बेटी समान साली के साथ तुम ऐसी नीच हरकत करते हो, शर्म नहीं है? और अब तुम भाग रहे हो। मोदी, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात है कुमुद, तुम कहना क्या चाहती हो? और ये पुलिस इसे लेकर यहाँ क्यों आई है? पापा, पुलिस को मैंने और कुमुद दीदी ने बुलाया है, क्योंकि असली गुनहगार सोमनाथ जीजाजी नहीं, बल्कि प्रमोद जीजाजी हैं। ये क्या बकवास है? रेनू, ये तुम क्या कर रही हो? सर मैंने कुछ नहीं किया। ये बहादुर की साजिश है। अपनी शर्ट उतारो। मैंने कहा शर्ट उतारो अपनी। शर्ट उतारो अपनी। उतार रहा हूं। अभी उतार। जल्दी। ये निशान कैसे लगा? सर ये निशान मुझे वो सर मुझे चोट लग गई। अरे मैंने तुम्हें बताया था ना कुमुद, मेरा एक्सीडेंट हो गया। फिर ये सब क्यों? कल शाम को तुम कहाँ थे? मैं शाम को, हाँ सर, मैं शाम को मार्केट में था, बाजार में।
शाम को तुम बाजार नहीं गए थे, बल्कि हाईवे के पास वाली गली में गए थे। मोबाइल का लोकेशन देखा मैंने तुम्हारा। तुम झूठ बोल रहे हो। एक ही सांस में सब कुछ सच बोल दे। मैं सब कुछ सच बताता हूँ, मुझे मत मारिए, मुझे मारिए बस। हाँ सर, वो मैं ही था सर। तुम्हारे साथ दूसरा आदमी कौन था? मैंने हमेशा आपको अपने बड़े भाई की तरह माना। पापा के बाद सबसे ज्यादा प्यार और सम्मान मेरे मन में आप ही के लिए था। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? आप जैसे लोगों की वजह से ही लड़की अपने घर की चार दीवारी में भी महफूज नहीं रहती है। सर ये किशन था। ये क्या बोल रहे साहब आप मुझे फंसा रहे हैं? मैं इनके साथ नहीं गया था। ये आदमी झूठ बोल रहा है। तो कल रात को घर के अंदर खिड़की से क्यों घुस रहे थे? तू तो पिछले कई सालों से इस घर में काम कर रहा है ना? और ये रेनू तो तेरे सामने बच्ची से बड़ी हुई है ना? तूने ये नीच हरकत की। मैंने हमेशा आपको अपने बड़े भाई की तरह माना। पापा के बाद सबसे ज्यादा प्यार और सम्मान मेरे मन में आप ही के लिए था। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? आप जैसे लोगों की वजह से ही लड़की अपने घर की चार दीवारी में भी महफूज नहीं रहती है। तूने ऐसा क्यों किया? बोल। सर, रेनू मुझे बहुत अच्छी लगती है सर। उस दिन जब किशन ने उसे नहाते हुए देखा, उसके बाद खिड़की से मैंने भी देखा था। मैं तब पागल हो गया। मैं अपने आप को काबू नहीं कर पा रहा था सर। मैं रेनू को किसी भी हाल में पाना चाहता था सर। किसी भी हाल में उसके साथ। फिर मैंने किशन को मिलाया। किशन को मिलाने के बाद मैंने रेनू का किडनैप किया। फिर सोमनाथ की चेन जानबूझकर मैंने वहां पे छोड़ दी। उस चेन को मुझे किशन ने सोमनाथ के कमरे से चुरा कर दी थी। बस मैंने रेनू को पा लिया। ले चलो इसे। छोटी सी बहन, मैंने हमेशा तुझे गलत समझा। कभी तेरी बात समझने की कोशिश नहीं की। मुझे माफ कर दे मुझे। पापा, आप रो क्यों रहे हैं? आपकी बेटी इतनी कमजोर नहीं है। आप ही ने तो हमें सिखाया है कि कमजोर वक्त इंसान की परीक्षा लेने के लिए आता है, और उस वक्त में इंसान को किसी भी हाल में कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। पापा, आप मेरी ताकत है। मधु दीदी, कुमुद दीदी, अगर आप लोग कमजोर पड़ जाएंगे तो मैं खड़ी नहीं हो पाऊँ। मैं खड़ी नहीं हो पाऊँ। मेरी जिंदगी में ये जो हादसा हुआ है, ये मेरे सपनों को पूरा होने से नहीं रोक सकता। बस इसमें मुझे आपकी हिम्मत चाहिए पापा।
मैं बिल्कुल तेरे साथ हूँ बेटा, मैं हूँ तेरे साथ, मैं हूँ तेरे साथ बेटा, मैं तेरे साथ। और देख, मैं रो भी नहीं रहा हूँ। जिसकी बेटी इतनी बहादुर हो ना, वो बाप कभी कमजोर हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता। रो मत रो, रोते बेटा, नहीं रोते। पापा, मैंने कर दिखाया। आपकी बेटी ने हार नहीं मानी पापा। हाँ बेटा, हाँ तूने कर दिखाया, मेरी बच्ची ने कर दिखाया, मेरी बच्ची ने कर दिखाया। हमें अक्सर अजनबियों से सावधान या अलर्ट रहने को कहा जाता है। अजनबियों से ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाहिए, उनकी दी हुई कोई चीज नहीं खानी चाहिए, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अजनबी होते हैं। लेकिन हमें ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि अपराधी सिर्फ अजनबी की शक्ल में ही नहीं, बल्कि अपनों के भेष में भी किसी अपराध को अंजाम दे सकते हैं, जैसा कि इस केस में हुआ। 2016 की एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में एक साल में जितने भी बलात्कार के मामले दर्ज किए गए, उनमें 90% के करीब दोषी लड़की के करीबी रिश्तेदार या दोस्त पाए गए या कोई परिचित। हमें ऐसे रिश्तेदारों से, ऐसे करीबियों से अलर्ट रहने की जरूरत है। एक और अहम बात जो हमारे देश में आमतौर पर देखी जाती है, वो ये कि बलात्कार पीड़ित महिला को अपराधी की नजर से देखा जाता है, जैसे अपने साथ हुए इस हादसे के लिए वो खुद ही जिम्मेदार हो। इससे उसके मनोबल पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हमें इस सोच को, इस नजरिए को बदलना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम पीड़िता के अंदर उसके खो चुके विश्वास को, उसकी मनोशक्ति को फिर से जगाएं। ये कहानी रेनू की थी, लेकिन इससे सीख हम सबको मिलती है। इस हादसे के बाद रेनू के पिता टूट चुके थे, लेकिन रेनू ने हिम्मत नहीं हारी। उसको अपने परिवार वालों का साथ मिला। उसने अपराधियों को कानून के हवाले किया और अपना आईएएस अफसर बनने का सपना उसको भी पूरा किया। क्राइम अलर्ट रेनू के इस जज्बे को सलाम करता है। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, हर जुर्म के खिलाफ आवाज।